स्वागत। आज हम भारतीय संविधान की बिल्कुल शुरुआती मगर शायद सबसे महत्वपूर्ण नींव में उतरने वाले हैं। ये वो पहले 51 अनुच्छेद हैं, मतलब अनुच्छेद 1 से लेके 51A तक, जो तय करते हैं कि भारत क्या है, इसके नागरिक कौन हैं, उनके अधिकार क्या हैं और हाँ, राज्य और नागरिकों के कर्तव्य क्या होने चाहिए। बिल्कुल। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं कानूनी धाराएं नहीं हैं, ये वो बुनियाद है जिस पर पूरे संविधान का ढांचा खड़ा है। अच्छा। ये भारत की पहचान, उसके लोगों के साथ उसका रिश्ता और कहीं न कहीं भविष्य के भारत की दिशा भी तय करते हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि इन अनुच्छेदों की गहराई में जाएं। हमारा मकसद है इन प्रावधानों के पीछे के विचार, उनकी अहमियत और हाँ, खासकर परीक्षा के नजरिए से जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें समझना। सही। तो चलिए संविधान के इस शुरुआती हिस्से की गहरी छानबीन शुरू करते हैं। हाँ, और ये यात्रा शुरू होती है भाग 1 से, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी अनुच्छेद 1 से 4। हाँ, अनुच्छेद 1, ये तो बहुत सीधा सा लगता है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। पर ये राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने का क्या मतलब है? क्या ये जैसे अमेरिका में है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, उससे अलग है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। और ये शब्द राज्यों का संघ जानबूझकर इस्तेमाल किया गया था। अच्छा। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में ये स्पष्ट किया था कि ये दो बातें दर्शाता है। पहला, कि भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसा कि अमेरिका में हुआ था। और दूसरा, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी, कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अच्छा। संघ अविनाशी है, टूट नहीं सकता, भले ही राज्यों की सीमाएं बदली जा सके। अच्छा। यहीं पर ये अमेरिकी फेडरेशन से अलग हो जाता है, जहां राज्य एक समझौते से जुड़े थे। समझ गया। और इसी से जुड़ा है फिर अनुच्छेद 3, जो संसद को शक्ति देता है, मतलब नए राज्य बनाना, राज्यों का क्षेत्र घटाना बढ़ाना, सीमाएं बदलना या नाम तक बदल देना। ये तो संसद को काफी ज्यादा शक्ति देता है। हाँ, देता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये शक्ति संसद साधारण बहुमत से, मतलब सिंपल मेजॉरिटी से इस्तेमाल कर सकती है। क्या इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं होती। और राज्यों की सहमति भी मतलब अंतिम रूप से बाध्यकारी नहीं है। ये भारत के उस मॉडल को दिखाता है जिसे कई बार कहते हैं अविनाशी संघ के विनाशी राज्य। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिव स्टेट्स। बिल्कुल। और ये लचीलापन जरूरी समझा गया था ताकि जरूरत के हिसाब से, जैसे प्रशासनिक सुविधा हो या भाषा हो, राज्यों का पुनर्गठन किया जा सके। और हमने देखा भी है, आजादी के बाद ये हुआ है। हाँ बिल्कुल। परीक्षा में अक्सर भारत के संघीय ढांचे के प्रकृति पर सवाल आते हैं, और ये अनुच्छेद, खासकर अनुच्छेद 1 और 3, उस समझ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गया। तो ये था भारत का भौगोलिक और राजनीतिक ढांचा। अब आते हैं भाग 2 पर, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। ये तो विभाजन की छाया में लिखे गए होंगे। बिल्कुल। आप देखेंगे कि अनुच्छेद 5 तो संविधान लागू होने के समय की नागरिकता बताता है। हाँ। लेकिन अनुच्छेद 6 और 7 खास तौर पर उन लोगों से जुड़े हैं जो विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए या भारत से पाकिस्तान गए और फिर लौट कर आए। ये उस वक्त की जो जटिल स्थिति थी उसको संभालते हैं। पर क्या संविधान नागरिकता के बारे में मतलब परमानेंट नियम बताता है? नहीं, यहीं पर अनुच्छेद 11 काम आता है। संविधान ने क्या किया कि सिर्फ शुरुआत के लिए प्रावधान किए और भविष्य में नागरिकता देने या समाप्त करने से जुड़े कानून बनाने का पूरा अधिकार संसद को दे दिया। अच्छा, संसद को? हाँ, संविधान निर्माताओं ने शायद ये सोचा कि नागरिकता एक ऐसी चीज है जिसे समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदलना पड़ सकता है। इसीलिए हमारे पास वो नागरिकता अधिनियम 1955 है, जिसमें फिर बाद में संशोधन होते रहे। बिल्कुल सही। तो संविधान ने एक ढांचा दिया और संसद को उसे भरने का काम सौंप दिया। ये नागरिकता को एक, आप कह सकती हैं, विकसित होती अवधारणा बनाता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे अक्सर संविधान का दिल या आत्मा कहा जाता है। भाग 3, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से 35। यहां से चीजें वाकई दिलचस्प होती हैं और परीक्षा के लिए तो ये शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। शुरुआत होती है अनुच्छेद 12 से, जो राज्य यानी स्टेट की परिभाषा देता है।
इसकी क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मौलिक अधिकार जो हैं वो मुख्य रूप से राज्य के खिलाफ नागरिकों को मिले हैं। अगर राज्य की परिभाषा ही संकीर्ण होती तो अधिकारों का दायरा भी सीमित हो जाता। तो अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य में भारत सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल और सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी मतलब अथॉरिटीज शामिल हैं जो भारत के क्षेत्र में या सरकार के नियंत्रण में है। अन्य प्राधिकारी, अथॉरिटीज, ये थोड़ा अस्पष्ट सा नहीं लगता? हाँ, लगता है। और इसीलिए न्यायपालिका ने मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने समय के साथ इसकी व्याख्या को बहुत फैलाया है, बहुत विस्तृत किया है। अच्छा, जैसे? अब इसमें सरकारी कंपनियां, विश्वविद्यालय और कई ऐसी संस्थाएं भी शामिल मानी जाती हैं जो या तो सरकारी काम करते हैं या सरकार से बहुत ज्यादा आर्थिक या प्रशासनिक रूप से जुड़ी हुई हैं। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि इन संस्थाओं के खिलाफ भी मौलिक अधिकारों का दावा किया जा सकता है। ये परीक्षा के लिहाज से ध्यान रखने वाली बात है। समझ गया। और अनुच्छेद 13 ये कहता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत कोई भी कानून शून्य होगा, मतलब वॉइड होगा। हाँ, ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को असली ताकत देता है। आप कह सकते हैं ये न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का आधार है। जुडिशियल रिव्यू? बिल्कुल। यानी अगर संसद या कोई विधानसभा कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो अदालतें उस कानून को रद्द कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकार सिर्फ कागज पर न रह जाएं। अब आते हैं सीधे अधिकारों पर। पहला समूह है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 में दो बातें हैं: विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इनमें क्या फर्क है? अच्छा सवाल है। विधि के समक्ष समता एक ब्रिटिश अवधारणा है। इसका मोटा मोटा मतलब है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, सब पर एक ही कानून लागू होगा। ये एक तरह से नकारात्मक है, मतलब विशेषाधिकारों को नकारती है। ओके। वहीं विधियों का समान संरक्षण अमेरिकी अवधारणा है। इसका मतलब है कि समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ये सकारात्मक है। ये राज्य को इजाजत देती है कि वो समान लोगों के लिए समान कानून बनाए या अलग परिस्थितियों में अलग व्यवहार करे। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य अलग अलग समूहों के लिए अलग कानून बना सकता है, लेकिन वो वर्गीकरण जो है वो तर्कसंगत होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, और उसका एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 15 इसी को आगे बढ़ाता है और धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर, दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों वगैरह में। और अनुच्छेद 16? वो सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है, लेकिन इसमें वो आरक्षण का प्रावधान भी तो है। हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 15 और 16 दोनों ही राज्य को यह अनुमति देते हैं कि वो महिलाओं, बच्चों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, SC, ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकें, जैसे आरक्षण। अच्छा। ये सकारात्मक कार्रवाई या अफर्मेटिव एक्शन का उदाहरण है। उद्देश्य यह है कि जो समूह ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं, उन्हें बराबरी पर लाया जा सके। ये अनुच्छेद असल में सामाजिक न्याय की नींव है। फिर अनुच्छेद 17 है जो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत करता है, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। उपाधियों का अंत क्यों? देखिए, अनुच्छेद 17 तो सामाजिक समानता के लिए एक क्रांतिकारी कदम था, छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा को खत्म करना। हाँ। और अनुच्छेद 18 का उद्देश्य था ब्रिटिश काल की वो जो सामंती उपाधियां थीं, जैसे राय बहादुर, सर वगैरह, उनको खत्म करना ताकि समाज में बराबरी का भाव आए। हालांकि सेना और शिक्षा से जुड़ी उपाधियों की अनुमति है, जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर या मिलिट्री रैंक्स। ठीक है। समानता के बाद संविधान स्वतंत्रता पर जोर देता है। हाँ। ये अनुच्छेद 19 से 22 में नजर आता है। हाँ। अनुच्छेद 19 तो जैसे अधिकारों का खजाना लगता है। हाँ। इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की, संघ बनाने की, घूमने फिरने की, कहीं भी बसने की और कोई भी पेशा या व्यवसाय करने की 6 स्वतंत्रताएं। बिल्कुल, ये 6 स्वतंत्रताएं किसी भी लोकतंत्र की जान है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये असीमित नहीं है। अच्छा, मतलब अनुच्छेद 19 के ही खंड 2 से लेकर खंड 6 तक में राज्य को इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की शक्ति दी गई है। उचित प्रतिबंध, इसका क्या मतलब है? कोई उदाहरण देंगे? उचित का मतलब है कि प्रतिबंध मनमाना नहीं होना चाहिए, तर्कसंगत हो और जरूरत के हिसाब से हो। और प्रतिबंध लगाने के आधार भी संविधान में दिए गए हैं, जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन। उदाहरण के लिए, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तब रोक लग सकती है जब आपके भाषण से दंगे भड़कने का खतरा हो, या सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर एक उचित प्रतिबंध माना जा सकता है। ठीक है। परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है कि किन आधारों पर किस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये मैचिंग वाले सवालों में आ जाता है। समझ गया। और इसी अनुच्छेद 19 में पहले वो संपत्ति का अधिकार भी था ना? हाँ, पहले अनुच्छेद 19(1)(f) में संपत्ति अर्जन, धारण और व्ययन की स्वतंत्रता थी, और एक अलग अनुच्छेद 31 भी था संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ। लेकिन 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। हटा दिया, तो अब ये अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसके पीछे मंशा थी कि सामाजिक आर्थिक सुधारों को, जैसे भूमि सुधार वगैरह, लागू करने में जो बाधा आ रही थी उसे दूर किया जाए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 20 पर। ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। हाँ, इसमें 3 मुख्य बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, कोई पूर्वव्यापी दंडिक विधि नहीं होगी, मतलब कानून बनने से पहले किए गए काम के लिए सजा नहीं दी जा सकती। अच्छा। दूसरा, दोहरा दंड नहीं मिलेगा, यानी एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं। और तीसरा, आत्म अभिशंसन से संरक्षण, यानी किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और फिर आता है अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये तो बस एक लाइन ना दिखता है, पर मैंने सुना है इसकी व्याख्या बहुत ज्यादा हुई है। हाँ, ये शायद मौलिक अधिकारों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे गतिशील अनुच्छेद है। अच्छा। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। पहले गोपारन केस में इसकी व्याख्या थोड़ी संकीर्ण थी, लेकिन फिर मेनका गांधी मामले 1978 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सिर्फ औपचारिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। मतलब जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ? नड़े मुरे? इसका मतलब ये हुआ कि अब अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसमें सिर्फ जीवित रहने का अधिकार ही नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। गरिमा के साथ जीना? हाँ, और इसी में फिर समय समय पर कई अधिकार शामिल माने गए, जैसे निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, जो पुट्टास्वामी केस में स्थापित हुआ, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार। लिस्ट बहुत लंबी है। बाप रे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अनुच्छेद और इससे जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले, खासकर मेनका गांधी, पुट्टास्वामी, ये सब बेहद महत्वपूर्ण है। वाकई ये तो सच में अधिकारों का महासागर जैसा लगता है। अच्छा, फिर अनुच्छेद 22 है जो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, वकील से सलाह लेने का अधिकार, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। हाँ, ये मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ एक तरह के सुरक्षा उपाय हैं। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, खासकर निवारक निरोध, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामलों में। ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकारों के साथ ही संविधान शोषण के खिलाफ भी मजबूत सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 23 और 24 में हम ये देखते हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, मतलब ट्रैफिकिंग, और बलात्श्रम, मतलब फोर्स्ड लेबर, जैसे बेगार या बंधुआ मजदूरी, इन सब को प्रतिबंधित करता है। और ये राज्य के साथ साथ व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। और अनुच्छेद 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों या किसी और खतरनाक काम में लगाने से रोकता है। ये अनुच्छेद कमजोर वर्गों की सुरक्षा और मानवीय गरिमा पर जोर देते हैं। इसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये अधिकार उसी को दर्शाते हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 25
हर व्यक्ति को, नागरिक हो या गैर नागरिक, अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। प्रचार करने की भी? हाँ, प्रचार करने की भी। हालांकि ये स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है। ये सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है और राज्य सामाजिक सुधार के लिए कानून बना सकता है। और अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अधिकार देता है, जैसे अपने धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान स्थापित करना, उनका प्रबंधन करना वगैरह। हाँ, जहाँ अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों की सामूहिक स्वतंत्रता है। फिर अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए टैक्स देने को मजबूर नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 28 सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। ये सभी अनुच्छेद मिलकर भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को मजबूत करते हैं। मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और वो या तो सभी धर्मों का समान आदर करता है या उनसे एक तटस्थ दूरी बनाए रखता है। ठीक है। अगला समूह है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। ये अल्पसंख्यकों मतलब माइनॉरिटीज पर केंद्रित लगते हैं। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं। अनुच्छेद 29 भारत के सभी नागरिकों के वर्गों को, ध्यान दीजिए सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं बल्कि नागरिकों के वर्गों को, अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार देता है। हालांकि व्यवहार में ये अल्पसंख्यकों के लिए ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। अच्छा। और अनुच्छेद 30 खास तौर पर भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है कि वो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकें और उनका प्रशासन कर सकें। ये भारत की जो विविधता है उसको मान्यता और संरक्षण देते हैं। और अब आते हैं उस अधिकार पर जो इन सभी अधिकारों को असल में मतलब वास्तविक बनाता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बिना उपचार के अधिकार तो सिर्फ घोषणाएं रह जाती हैं, है ना? हाँ। अनुच्छेद 32 हर नागरिक को ये मौलिक अधिकार देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सीधे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए कई तरह के आदेश या रिट्स जारी कर सकता है। ये रिट्स कौन कौन से हैं, इनका मतलब क्या है? ये तो परीक्षा में पक्का पूछे जाते होंगे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5 मुख्य रिट हैं। 5? ओके। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। हाँ। इसका मतलब है शरीर प्रस्तुत करो। हाँ। ये गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ है। कोर्ट आदेश देती है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके सामने पेश किया जाए। दूसरा, परमादेश मैंडेमस, मतलब हम आदेश देते हैं। ये किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य करने का आदेश देता है अगर वो नहीं कर रहा है। अच्छा। तीसरा, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, मतलब रोकना। हाँ। ये ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जब मामला चल रहा हो। ओके। चौथा, उत्प्रेषण, सर्शनारी। इसका मतलब है प्रमाणित होना या सूचना देना। ये भी ऊपरी अदालत निचली अदालत को जारी करती है, लेकिन तब जब फैसला आ चुका हो। इससे ऊपरी अदालत मामले के रिकॉर्ड मंगाकर उसकी जांच करती है और गलत फैसले को रद्द कर सकती है। और पांचवा, अधिकार पृच्छा, को वारंटो, मतलब किस अधिकार से। ये किसी व्यक्ति से पूछता है कि वो किस कानूनी अधिकार से कोई सार्वजनिक पद धारण कर रहा है। अगर उसका दावा गलत है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। ये 5 रिट्स, क्या ये अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है? नहीं, यही शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट्स को भी दी गई है। बल्कि हाईकोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक माना जाता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि हाईकोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों के लिए ही रिट जारी करता है। लेकिन फिर अनुच्छेद 32 की क्या खासियत है? खासियत यह है कि अनुच्छेद 32 खुद एक मौलिक अधिकार है, यानी सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार अपने आप में गारंटी है। हाई कोर्ट जाना अनुच्छेद 226 के तहत एक विवेकाधीन शक्ति है। समझ गया, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। हाँ। तो ये थे भाग 3 के मौलिक अधिकार,
नागरिकों के लिए एक तरह की ढाल। अब चलते हैं भाग 4 की ओर, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या DPSP, अनुच्छेद 36 से 51। ये मौलिक अधिकारों से कैसे अलग हैं? इनमें जो सबसे बड़ा फर्क है वो इनकी प्रकृति का है। जैसा हमने अभी देखा, मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, जस्टिसेबल हैं, मतलब आप उनके उल्लंघन पे कोर्ट जा सकते हैं। हाँ। लेकिन निदेशक तत्व गैर न्यायोचित हैं, नॉन जस्टिसेबल हैं, यानी उन्हें कोर्ट द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। अनुच्छेद 37 ये बात बिल्कुल साफ कहता है। तो फिर इनका महत्व क्या है अगर इन्हें लागू ही नहीं करा सकते? यहीं पर अनुच्छेद 307 आगे ये भी कहता है कि भले ही ये कोर्ट में लागू न हो, लेकिन ये तत्व देश के शासन में मूलभूत फंडामेंटल हैं और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अच्छा, राज्य का कर्तव्य? हाँ, तो ये राज्य के लिए नैतिक निर्देश हैं या कह लीजिए लक्ष्य हैं। अगर मौलिक अधिकार बताते हैं कि राज्य को क्या नहीं करना चाहिए, एक तरह के नकारात्मक दायित्व, तो निदेशक तत्व बताते हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए, सकारात्मक दायित्व। इसे किसी सरल उदाहरण से समझा सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए संविधान एक स्कूल का घोषणा पत्र है, तो मौलिक अधिकार वो नियम हैं जिनका पालन न करने पर सजा मिल सकती है। जैसे किसी छात्र को बिना वजह परेशान नहीं किया जाएगा। और निदेशक तत्व स्कूल के वो लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करने की कोशिश करनी है। जैसे स्कूल कोशिश करेगा कि सभी छात्र अच्छे नागरिक बने और खेलकूद में भी भाग लें। अब आप दूसरे वाले के लिए कोर्ट नहीं जा सकते कि स्कूल कोशिश क्यों नहीं कर रहा, पर वो स्कूल का घोषित लक्ष्य जरूर है। ये तो बढ़िया सादृश्य है, काफी क्लियर हो गया। ये DSP का विचार कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं और इनका मुख्य उद्देश्य है भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाना। कुछ महत्वपूर्ण निर्देशक तत्व कौन से हैं जिन पर अक्सर चर्चा होती है या जो परीक्षा के लिए जरूरी माने जाते हैं? हाँ, कई हैं। जैसे बताइए, अनुच्छेद 39A जो समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, जिसके आधार पर बाद में 73वां संविधान संशोधन हुआ और पंचायती राज आया। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अनुच्छेद 44 है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC। ये हमेशा चर्चा में रहता है, हालांकि इसे लागू करना काफी जटिल रहा है। अभी तक ये सिर्फ गोवा में लागू है। अनुच्छेद 45 जिसमें पहले 6-14 साल के बच्चों की शिक्षा की बात थी, लेकिन 86वें संशोधन 2002 ने शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया। तो अब अनुच्छेद 45 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की बात करता है। अच्छा, ये बदलाव हुआ है। हाँ। फिर अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ये दिखाते हैं कि संविधान निर्माता भविष्य के भारत के लिए क्या चाहते थे, एक कैसा समाज बनाना चाहते थे, भले ही वो उस समय वो सब कुछ तुरंत लागू करने की स्थिति में न हो। और क्या मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच कभी-कभी टकराव भी देखने को मिलता है? हाँ, बिल्कुल। खासकर शुरुआती दशकों में जब सामाजिक कल्याण के लिए बनाए गए कानून, जो शायद DPSP से प्रेरित थे, वो किसी के मौलिक अधिकार से टकराते थे, जैसे संपत्ति का अधिकार। हाँ। टीका ने समय के साथ इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। अब सामान्यतः ये माना जाता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं, और संविधान की व्याख्या करते समय दोनों को साथ में पढ़ा जाना चाहिए। कोई एक दूसरे से पूरी तरह ऊपर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं संविधान के एक और हिस्से पर जिसे बाद में जोड़ा गया, भाग IVA, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, अनुच्छेद 51A। हाँ, इन्हें 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। उस समय देश में आपातकाल लगा हुआ था। अच्छा, आपातकाल के समय? हाँ, और विचार ये था कि नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। मूल रूप से 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। 10? हाँ, फिर 2002 में 86वें संशोधन द्वारा एक 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर देने से जुड़ा है। ये माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है। तो क्या ये कर्तव्य भी निदेशक तत्वों की तरह गैर न्यायोचित हैं?
मतलब कोर्ट नहीं जा सकते इनके लिए। हाँ, इन्हें भी कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन ये महत्वपूर्ण नैतिक और नागरिक दायित्व माने जाते हैं। जैसे क्या है ये कर्तव्य? जैसे संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करना, हमारी मिलीजुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसे बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, ये सब इसमें शामिल है। ये हमें याद दिलाते हैं कि एक अच्छे समाज के निर्माण में सिर्फ राज्य की नहीं बल्कि नागरिकों की भी सक्रिय भूमिका होती है। तो ये थी हमारी यात्रा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 51 ए तक। हमने देखा कि कैसे ये अनुच्छेद भारत के ढांचे, भाग 1 नागरिकता, भाग 2 नागरिकों के बेहद महत्वपूर्ण अधिकारों, भाग 3 राज्य के लिए दिशा निर्देशों, भाग 4 और नागरिकों के कर्तव्य, भाग 4A की रूपरेखा तैयार करते हैं। हाँ। और परीक्षा की दृष्टि से जैसा हमने बार बार जोर दिया, भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 निदेशक तत्व, इनके बीच का संबंध और साथ ही अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14, 19, 21 जैसे प्रमुख अनुच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, ये तीनों हिस्से अधिकार, निदेशक तत्व और कर्तव्य, ये मिलकर संविधान का दर्शन बनाते हैं। ये एक तरह का सतत संवाद है कि राज्य कैसा होना चाहिए और नागरिक कैसे बने। इनका आपसी संतुलन और सामंजस्य ही भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता है। सही कहा। इन्हें समझना न सिर्फ परीक्षा के लिए बल्कि मुझे लगता है एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी जरूरी है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। देखिए, संविधान ने मौलिक अधिकारों को तो तुरंत लागू करने योग्य बनाया, पर सामाजिक आर्थिक न्याय के जो लक्ष्य थे, जो ज्यादातर डीएसपी में दिखते हैं, उन्हें भविष्य के लिए राज्य के कर्तव्य के रूप में रखा। आज संविधान लागू होने के 7 दशक से ज्यादा हो गए हैं, तो क्या हमें लगता है कि इन निर्देशक तत्वों को, इन लक्ष्यों को और ज्यादा महत्व या शायद कुछ मामलों में कानूनी बल देने की जरूरत है ताकि सामाजिक न्याय के लक्ष्य तेजी से हासिल हों? या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो मौलिक अधिकारों में है और सामाजिक लक्ष्य जो डीएसपी में है के बीच जो मौजूदा संतुलन है वही सही है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पे हमेशा बहस चलती रहती है। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर गहराई से बात करेंगे, भाग वी यानी संघ या द यूनियन। हाँ, बिल्कुल। ये वो अनुच्छेद हैं जो बताते हैं कि हमारी केंद्र सरकार मतलब यूनियन गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कौन से मुख्य पद हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं वगैरह। सही। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से तो बहुत ही अहम है ही, साथ ही मतलब भारत की शासन व्यवस्था को समझने के लिए भी इसकी जानकारी जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अनुच्छेद 52 से 149 तक का ये पूरा भाग है। काफी लंबा सफर है। हाँ, ये हमारे संघीय ढांचे की कह सकते हैं रीढ़ है। राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, सीएजी सब इसी में आते हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है बल्कि ये दिखाते हैं कि कैसे सत्ता का संतुलन बनाया गया है। बिल्कुल। तो परत दर परत खोलते हैं से। शुरुआत कार्यपालिका से और सबसे ऊपर है भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बस स्थापित करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सीधी सी बात, संवैधानिक पद की शुरुआत। लेकिन अनुच्छेद 53 इसमें अहम बात जोड़ता है, कार्यपालिका शक्ति के बारे में, है ना? हाँ, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ये कहता है कि संघ की सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में निहित होगी, पर वो इस्तेमाल कैसे करेंगे? वो इसका इस्तेमाल संविधान के हिसाब से या तो सीधे या फिर अपने अधीन अधिकारियों के जरिए करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो संसदीय प्रणाली वाला पेंच है। असल में ये शक्तियां ज्यादातर मंत्रिपरिषद की सराह पर ही इस्तेमाल होती हैं, जैसा अनुच्छेद 74 में साफ लिखा है। तो राष्ट्रपति हो गए संवैधानिक प्रमुख और असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास। ये संवैधानिक और वास्तविक प्रमुख का फर्क समझना बहुत जरूरी है। खैर, इस संवैधानिक प्रमुख का चुनाव अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ। तो इनका चुनाव सीधा जनता नहीं करती, नहीं, एक निर्वाचक मंडल मतलब इलेक्टोरल कॉलेज करता है। अब इसमें कौन कौन होता है? संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा,
इनके निर्वाचित सदस्य। अच्छा, सिर्फ निर्वाचित? हाँ, मनोनीत नहीं। हाँ। और साथ में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके विधायक भी। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। बिल्कुल, अप्रत्यक्ष चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हिसाब से एकल संक्रमणीय मत द्वारा। थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, पर ये राज्यों और केंद्र के बीच एक संतुलन साधती है। ठीक है। अब अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को पद से हटाना पड़े तो उसकी भी एक खास प्रक्रिया है, महाभियोग, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जी। ये बहुत खास और कह सकते हैं कठिन प्रक्रिया है, और ये सिर्फ एक ही आधार पर शुरू हो सकती है, संविधान का उल्लंघन। सिर्फ संविधान का उल्लंघन। और प्रक्रिया क्या है? प्रस्ताव संसद की किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के दस्तखत हों उस नोटिस पर। अच्छा। और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना होगा। 14 दिन का नोटिस? फिर अगर वो सदन जिसने आरोप लगाया है अपनी कुल सदस्य संख्या के, ध्यान रहे, कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो मामला दूसरे सदन में जाता है। और दूसरा सदन फिर जांच करता है? हाँ, या तो खुद जांच करेगा या करवाएगा। और इस दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूरा हक होता है। अच्छा। और अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर देता है तो बस उसी तारीख से राष्ट्रपति पद से हटे हुए माने जाते हैं। काफी सख्त प्रक्रिया है। हाँ, ताकि राष्ट्रपति बिना डरे काम कर सकें, पद की स्थिरता और गरिमा बनी रहे। सही बात है। अब आते हैं उपराष्ट्रपति पे। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सीधा और सरल। लेकिन अनुच्छेद 64 उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताता है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। हाँ, ये दिलचस्प है। मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही भुगमे मनसभा राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। उन्हें अलग से चेयरमैन चुना नहीं जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। उपराष्ट्रपति होना ही उन्हें राज्यसभा का सभापति बनाता है। ये उनकी मुख्य भूमिकाओं में से एक है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 66, ये राष्ट्रपति चुनाव से अलग है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, थोड़ा अलग है। इनका चुनाव भी एक निर्वाचक मंडल करता है, पर इसमें सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। अच्छा, इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं? हाँ, और राज्यों के विधायक? हाँ, इसमें मनोनीत सदस्य भी वोट देते हैं, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। ये राष्ट्रपति चुनाव से मुख्य अंतर है। प्रक्रिया वही है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत। समझ गया। अब वापस राष्ट्रपति की शक्तियों पर लौटते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है अनुच्छेद 72 में, क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 क्षमादान आदि की शक्ति, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एटसेट्रा। जी हाँ, ये काफी व्यापक शक्ति है। राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं। पार्डन? पूरी तरह माफ। या सजा की प्रकृति बदल सकते हैं, जैसे मौत की सजा को उम्र कैद में, कॉम्यूटेशन। सजा पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं, रिप्रीव। सजा की अवधि कम कर सकते हैं बिना प्रकृति बदले, रेमिशन। या किसी खास वजह से सजा कम कर सकते हैं, रेस्पाइट। ये किन मामलों में लागू होती है? जहां सजा संघीय कानून के तहत मिली हो, या सैन्य अदालत ने दी हो, या फिर सजाए मौत हो। ये देखिए, न्यायिक नहीं बल्कि एक कार्यकारी शक्ति है। कार्यकारी। और क्या ये भी मंत्रिमंडल की सलाह पर इस्तेमाल होती है? यहीं पर अनुच्छेद 74 आता है ना? अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। बिल्कुल, ये संसदीय लोकतंत्र की जान है। ये साफ कहता है कि राष्ट्रपति को मदद और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। हाँ, राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। 42nd संशोधन ने इसे बिल्कुल बाध्यकारी बना दिया था। फिर 44th संशोधन ने थोड़ी गुंजाइश दी कि राष्ट्रपति एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। सिर्फ एक बार? हाँ, सिर्फ एक बार। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद फिर से वही सलाह दे दे तो राष्ट्रपति को वो माननी पड़ेगी। और ये बात क्षमादान शक्ति समेत लगभग सभी शक्तियों पर लागू होती है। तो ये साफ है कि असली शक्ति मंत्रिपरिषद में है। अच्छा, सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? वो पद भी इसी भाग में है, अनुच्छेद 76।
भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। बिल्कुल। ये भारत सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ये राष्ट्रपति की मर्जी तक ही पद पर रहते हैं, मतलब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। योग्यता वही चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जरूरी है। और काम है भारत सरकार को कानूनी सलाह देना और राष्ट्रपति जो भी कानूनी काम सौंपे वो करना। इन्हें भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार होता है। और एक खास बात ये भी है कि ये संसद सदस्य न होते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, दोनों सदनों की बैठकों में बोल सकते हैं, बहस में हिस्सा ले सकते हैं, पर वोट नहीं दे सकते। संसदीय समितियों के सदस्य भी बन सकते हैं। इससे उन्हें कानूनों और नीतियों की बेहतर समझ मिलती है। ठीक है, तो ये हुई कार्यपालिका। अब आते हैं विधायिका पर, यानी हमारी संसद। अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 संसद का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। ये कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे। 2 सदन कौन से? राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा हैं, अभिन्न अंग, भले ही वो किसी सदन में बैठते नहीं। हाँ, क्योंकि कोई भी बिल बिना उनकी मंजूरी के कानून नहीं बनता। बिल्कुल, तो संसद इज इक्वल टू राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। ठीक है, अब इन सदनों की बनावट देखते हैं। पहले राज्यसभा, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं। 250? हाँ, अधिकतम। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा का खास ज्ञान या अनुभव हो। अच्छा, वो सचिन तेंदुलकर, रेखा जी जैसे लोग। हाँ, उसी तरह के। बाकी बचे 231 सदस्य वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य इन्हें चुनते हैं, वो ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। इसीलिए इसे राज्यों की परिषद कहते हैं, क्योंकि ये राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल सही। अब लोकसभा, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना, कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। इसे लोगों का सदन कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता चुनती है, डायरेक्ट इलेक्शन। इसमें अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं, 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। चुनाव होता है वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के आधार पर। तो ये सीधे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इन दोनों सदनों का कार्यकाल भी अलग होता है। अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि या ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, बिल्कुल अलग। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, मतलब ये कभी भंग नहीं होती। कभी नहीं? कभी नहीं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ये एक निरंतर चलने वाला सदन है। और लोकसभा? लोकसभा का कार्यकाल सामान्य तौर पर 5 साल का होता है उसकी पहली बैठक से, लेकिन इसे 5 साल से पहले भंग भी किया जा सकता है। हाँ, अगर सरकार बहुमत खो दे या प्रधानमंत्री सिफारिश करे। बिल्कुल, और इमरजेंसी में इसका कार्यकाल एक बार में 1 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। लोकसभा चलाने के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं। अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। जी, लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद जितनी जल्दी हो सके अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष यानी स्पीकर और एक उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर चुनती है। स्पीकर का रोल तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत ज्यादा। वो सदन की कार्यवाही चलाते हैं, अनुशासन रखते हैं, नियमों की व्याख्या करते हैं और सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा करते हैं। उनका पद निष्पक्षता की मांग करता है। और सांसदों को कुछ खास अधिकार भी मिले हैं ताकि वो अपना काम ठीक से कर सकें। अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों, सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि, पावर्स, प्रिविलेजेस एटसेट्रा। हाँ, ये बहुत जरूरी है ताकि सांसद बिना किसी डर या दबाव के अपनी बात कह सकें, जनता का प्रतिनिधित्व कर सकें। सबसे मुख्य क्या है इसमें? कोर्ट केस नहीं हो सकता। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी सुरक्षा है। हाँ, इसके अलावा संसद को अपनी कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार है, बाहरी लोगों को कार्यवाही से बाहर रखने का अधिकार है और भी कई सामूहिक और व्यक्तिगत विशेषाधिकार हैं। ठीक है, ये तो हुई संसद की बनावट और सदस्यों की बात। अब आते हैं इसके काम पर, कानून बनाना। इसमें एक खास तरह के बिल होते हैं, धन विधेयक या मनी बिल्स। इनकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है।
अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 धन विधेयों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। हाँ, बहुत खास प्रक्रिया है। पहली बात, धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। सिर्फ लोकसभा में? जी, लोकसभा से पास होने के बाद ये राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक सकती है, अपनी सिफारिशें दे सकती है, पर इसमें संशोधन नहीं कर सकती या सिफारिशों के साथ करती है जिसे लोकसभा नहीं मानती, तो भी बिल दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है। मतलब धन विधेयक के मामले में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन ये तय कैसे होता है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं? परिभाषा क्या है? अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। ये अनुच्छेद बताता है कि कौन से मामले धन विधेयक माने जाएंगे। मोटे तौर पर कहें तो टैक्स लगाना, हटाना, बदलना, सरकार का उधार लेना, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि से जुड़े मामले, संचित निधि से पैसा निकालना, एप्रोप्रिएशन, ये सब धन विधेयक के दायरे में आते हैं। और इस पर आखिरी फैसला किसका होता है? लोकसभा के स्पीकर का। उनका निर्णय अंतिम होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है। और जो हम आम भाषा में बजट कहते हैं, उसका जिक्र अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, पर संविधान में बजट शब्द नहीं है, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। ये अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति हर वित्तीय साल के लिए संसद के दोनों सदनों के सामने सरकार की अनुमानित आमदनी, रिसीट्स और खर्चे, एक्सपेंडिचर का पूरा ब्यौरा रखवाएंगे। ये सरकार की पूरे साल की वित्तीय योजना होती है। बजट पास होने के बाद सरकार को पैसा निकालने के लिए क्या करना होता है? एक और बिल आता है, विनियोग विधेयक, अनुच्छेद 114। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल्स। बिल्कुल सही। बजट में जो अनुदान मांगे लोकसभा ने पास किए हैं, उन खर्चों को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से पैसा निकालने की इजाजत इसी बिल से मिलती है। बिना इसके पैसा नहीं निकल सकता। एक पैसा भी नहीं। ये संसद का सरकार के खजाने पर नियंत्रण का एक बहुत बड़ा हथियार है। बिना संसद की मंजूरी के सरकार खर्च नहीं कर सकती। समझ गया। अब एक खास स्थिति लेते हैं। मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा, छुट्टी है, लेकिन अचानक कोई कानून बनाना बहुत जरूरी हो गया, तब क्या होगा? हाँ, ऐसी स्थिति के लिए राष्ट्रपति के पास एक विशेष विधायी शक्ति है, अनुच्छेद 123, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंस पावर। जी, ये एक असाधारण शक्ति है। जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को लगे कि भाई स्थिति ऐसी है कि तुरंत कानून चाहिए, तो वो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। और इस अध्यादेश का असर बिल्कुल संसद के बनाए कानून जैसा ही होता है, उतनी ही शक्ति, उतना ही प्रभाव। लेकिन ये हमेशा के लिए तो नहीं होता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही संसद का अगला सत्र शुरू होता है, उसके 6 हफ्तों के अंदर इसे दोनों सदनों से पास कराना पड़ता है। 6 हफ्ते? और अगर पास नहीं हुआ तो वो अध्यादेश खत्म हो जाता है, निष्प्रभावी। राष्ट्रपति चाहे तो इसे पहले भी वापस ले सकते हैं। और हाँ, ये शक्ति भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इस्तेमाल होती है। इस पर काफी बहस भी होती है कि कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं होता। हाँ, ये चिंता हमेशा रहती है कि कहीं सामान्य विधायी प्रक्रिया को बाईपास करने के लिए इसका इस्तेमाल ना हो। चलिए, ये वाकई एक शक्तिशाली प्रावधान है। अब विधायिका से न्यायपालिका की ओर चलते हैं। जी। देश का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। जी। अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यह अनुच्छेद भारत के सुप्रीम कोर्ट की नींव रखता है। इसमें लिखा है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश CMJI होंगे और उतने अन्य न्यायाधीश होंगे जितने संसद कानून बनाकर तय करे। और जजों की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल सब इसी में है। नियुक्ति की प्रक्रिया जिसमें आप कॉलेजियम सिस्टम प्रमुख है, उनकी योग्यताएं, शपथ, कार्यकाल जो 65 साल की उम्र तक होता है, और उन्हें हटाने की प्रक्रिया जो महाभियोग जैसी ही मुश्किल है। ये सब न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए है। और उनकी स्वतंत्रता के लिए वेतन भत्ते भी सुरक्षित हैं। अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि, सैलरीज एटसेट्रा ऑफ जजेस। हाँ, उनके वेतन, भत्ते, छुट्टी, पेंशन, ये सब संसद कानून से तय करती है। लेकिन एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद उनके कार्यकाल के दौरान इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उन्हें नुकसान हो। वित्तीय आपातकाल को छोड़कर शायद। हाँ, वित्तीय आपातकाल एक अपवाद है,
पर सामान्य स्थिति में ये गारंटी है। अच्छा, अगर सीजेआई का पद खाली हो या वो काम न कर पा रहे हों? अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के ही किसी दूसरे जज को कार्यवाहक यानी एक्टिंग सीजेआई नियुक्त कर सकते हैं। और अगर कभी जजों की कमी हो जाए, कोरम पूरा ना हो? अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट की किसी बैठक के लिए जजों का कोरम पूरा नहीं हो पा रहा तो सीजेआई राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह करके किसी हाई कोर्ट के जज को जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने लायक हों कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। इन्हें एड हॉक जज कहते हैं। क्या रिटायर्ड जजों को भी बुलाया जा सकता है? अनुच्छेद 128 अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस। जी हाँ, सीजेआई राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की किसी रिटायर्ड जज से भी अनुरोध कर सकते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में बैठें और काम करें। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं। अनुच्छेद 129 इसका क्या मतलब है? अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसके दो मुख्य मतलब हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले, सारी कार्रवाई रिकॉर्ड के तौर पर रखी जाती है। उनका एक प्रमाणिक मूल्य होता है, उन्हें किसी निचली अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और दूसरा? दूसरा ये कि अभिलेख न्यायालय होने के नाते सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा देने की शक्ति है, चाहे वो सिविल अवमानना हो या आपराधिक। ये न्यायालय की गरिमा और अधिकार बनाए रखने के लिए जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट बैठता कहाँ है? दिल्ली में। अनुच्छेद 130 अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। संविधान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित होगा। लेकिन क्या कहीं और भी बैठ सकता है? हाँ, इसमें यह भी लिखा है कि सीजेआई राष्ट्रपति की मंजूरी से समय समय पर किसी और जगह या जगहों पर भी सुप्रीम कोर्ट की बैठकें आयोजित कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के काम पर, उसके क्षेत्राधिकार पर। अनुच्छेद 131 इसका मूल क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मूल या आरंभिक मतलब कुछ ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकते हैं, किसी निचली अदालत में नहीं। कौन से मामले हैं ये? ये मुख्य रूप से केंद्र और राज्यों के बीच के झगड़े होते हैं, जैसे भारत सरकार और एक या ज्यादा राज्यों के बीच कोई विवाद, या भारत सरकार और कोई राज्य एक तरफ और एक या ज्यादा राज्य दूसरी तरफ, या फिर दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच आपस में कोई विवाद। ये संघीय मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट सुनता है। फिर है अपीलीय क्षेत्राधिकार, मतलब हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील। अनुच्छेद 132, 133, 144। हाँ, अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में अपील की बात करता है। अगर हाईकोर्ट ये सर्टिफिकेट दे कि मामले में संविधान की व्याख्या का कोई महत्वपूर्ण कानूनी सवाल जुड़ा है। और 133? अनुच्छेद 133 सिविल यानी दीवानी मामलों में अपील से जुड़ा है। इसमें भी हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जाने लायक है। और 134 आपराधिक मामलों के लिए? अनुच्छेद 134 क्रिमिनल यानी फौजदारी मामलों में अपील के बारे में है। इसमें कुछ खास स्थितियों में अपील हो सकती है, जैसे अगर हाई कोर्ट ने किसी बरी हुए व्यक्ति को मौत की सजा दे दी हो, या किसी मामले को निचली अदालत से अपने पास मंगाकर दोषी ठहराया हो और मौत की सजा दी हो, या फिर हाई कोर्ट सर्टिफिकेट दे। और अनुच्छेद 134A ये सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया बताता है। जी बिल्कुल। लेकिन एक और बहुत खास शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास, विशेष अनुमति याचिका, SLP। अनुच्छेद 136। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट की एक असाधारण और बहुत व्यापक शक्ति है। ये कोर्ट का विवेक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट भारत की किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल, सैन्य अदालतों को छोड़ के कि किसी भी फैसले, डिक्री, आदेश, सजा के खिलाफ अपील की विशेष इजाजत दे सकता है, चाहे वो मामला सिविल हो, क्रिमिनल हो या कोई और। ये कब इस्तेमाल होती है? आमतौर पर तब जब लगता है कि कानून का कोई गंभीर सवाल जुड़ा है या न्याय का हनन हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी पर है कि वो इजाजत दें या ना दें। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए हुए फैसले को बदल सकता है, पुनर्विचार कर सकता है? अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137
निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, कर सकता है, कुछ शर्तों के साथ, जैसे कि कोई नई और महत्वपूर्ण बात सामने आई हो जो पहले पता नहीं थी, या फैसले में कोई साफ गलती रह गई हो। ये न्याय सुनिश्चित करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को बढ़ाया भी जा सकता है। अनुच्छेद 138 अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि। एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, संसद कानून बनाकर संघ सूची के किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार बढ़ा सकती है। और रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 में तो है ही, क्या अनुच्छेद 139 में भी कुछ है? अनुच्छेद 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। कॉन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स। हाँ, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 139 कहता है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए भी वो पांचों रिट, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण जारी करने की शक्ति दे सकती है। अच्छा, अनुच्छेद 139 ए मामलों के ट्रांसफर से जुड़ा है। अनुच्छेद 139 ए कुछ मामलों का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। जी, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में कुछ ऐसे मामले चल रहे हैं जिनमें कानून का एक जैसा या काफी हद तक एक जैसा सवाल जुड़ा है, और वो सवाल आम महत्व का है, तो सुप्रीम कोर्ट उन मामलों को किसी एक हाई कोर्ट में या अपने पास मंगा सकता है, ताकि विरोधाभासी फैसले न हो। बिल्कुल, और तेजी से निपटारा हो सके। और सुप्रीम कोर्ट जो कानून घोषित करता है उसका क्या असर होता है? अनुच्छेद 141 अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून या सिद्धांत तय कर दिया वो भारत की सीमा के अंदर सभी अदालतों, हाई कोर्ट, निचली अदालतें पर बाध्यकारी होगा। सबको उसे मानना पड़ेगा। इससे पूरे देश में कानून एक जैसा रहता है। अनुच्छेद 142 भी बहुत शक्तिशाली लगता है, पूर्ण न्याय करने की शक्ति। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट को एक अनोखी शक्ति देता है। किसी भी मामले में जो उसके सामने है, पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो ऐसा कोई भी आदेश या डिक्री पास कर सकता है जो उसे जरूरी लगे। ये शक्ति तब काम आती है जब मौजूदा कानून शायद पूरी तरह न्याय ना कर पा रहा हो। इसका इस्तेमाल काफी सोच समझ कर करना होता होगा। बिल्कुल, इस पर भी काफी बहस होती रहती है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। जी, अगर राष्ट्रपति को लगे कि कानून या तथ्य का कोई ऐसा सवाल उठ गया है जो सार्वजनिक महत्व का है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेना ठीक रहेगा, तो वो उस सवाल को सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की राय? कोर्ट अपनी राय दे सकता है, लेकिन वो राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती, वो सिर्फ सलाह होती है। अनुच्छेद 144 कहता है कि सभी अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की मदद करनी चाहिए। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता, सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, भारत के क्षेत्र में जितने भी सिविल और न्यायिक अधिकारी हैं, उनका कर्तव्य है कि वे सुप्रीम कोर्ट की सहायता में काम करें। अनुच्छेद 145 कोर्ट के अपने नियमों के बारे में है। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि, रूल्स ऑफ कोर्ट एटसेट्रा। ये सुप्रीम कोर्ट को अपनी कार्यप्रणाली, प्रैक्टिस और प्रक्रिया को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है, राष्ट्रपति की मंजूरी से। और 146 में कोर्ट के स्टाफ और खर्चों की बात है। अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों आदि के बारे में है, जिसका अधिकार सीजीआई को या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी को होता है। और कोर्ट का सारा प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होता है, मतलब उस पर संसद में वोटिंग नहीं होती। ये भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए है। अनुच्छेद 147 व्याख्या से संबंधित है। अनुच्छेद 147 निर्वचन, इंटरप्रिटेशन। ये कुछ तकनीकी बात है। संविधान या किसी कानून की व्याख्या करते समय पर्याप्त विधि प्रश्न, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का क्या अर्थ होगा, उससे जुड़ा है।
चलिए, तो न्यायपालिका का ये विस्तृत दायरा हमने देखा। अब भाग 5 का आखिरी अध्याय, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जी, CAG। ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन हटाया कैसे जाता है? इन्हें हटाने की प्रक्रिया वैसी ही है जैसी सुप्रीम कोर्ट के जज की, यानी बहुत मुश्किल। ये उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है ताकि वो बिना किसी दबाव के सरकार के खातों की जांच कर सकें। उन्हें सार्वजनिक पर्स का संरक्षक भी कहते हैं। बिल्कुल, गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। उनका काम है ये देखना कि सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो सही तरीके से, नियमों के अनुसार और उसी काम के लिए हो रहा है या नहीं जिसके लिए मंजूर हुआ था। वो भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों के खातों को ऑडिट करते हैं। और उनके काम और शक्तियां अनुच्छेद 149 में बताई गई हैं। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हाँ, ये अनुच्छेद संसद को शक्ति देता है कि वो कानून बना के CAG के कर्तव्य और शक्तियां तय करे। मुख्य काम तो वही है, केंद्र और राज्यों के सभी खर्चों का ऑडिट करना और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति केंद्र के मामले में या राज्यपाल राज्य के मामले में देना। उस कमेटी उसकी जांच करती है। ये वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है। तो ये था अनुच्छेद 52 से लेकर 149 तक का हमारा सफर। हमने संघ की कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी को देखा, फिर विधायिका यानी संसद, लोकसभा, राज्यसभा, फिर न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और अंत में CAG। ये सब मिलकर केंद्र सरकार का ढांचा बनाते हैं। बिल्कुल, और ये ढांचा सिर्फ पदों और प्रक्रियाओं का ब्यौरा नहीं है। ये शक्तियों के बंटवारे, उनके संतुलन, एक दूसरे पर नियंत्रण और रोक, चेक्स एंड बैलेंसेस की एक जटिल लेकिन सोची समझी व्यवस्था है। हर अंग की अपनी स्वायत्ता है, लेकिन कोई भी निरंकुश नहीं है। सही कहा। ये अनुच्छेद एक तरह से हमारे लोकतंत्र की ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक विचारणीय प्रश्न भी उठता है। ये जो संवैधानिक संरचना कागज पर है, वो असलियत में जमीन पर कितनी प्रभावी है? क्या ये संतुलन हमेशा बना रहता है? क्या संस्थाएं अपनी भूमिका ठीक से निभा रही हैं? ये सोचने वाली बात है। और एक नागरिक के तौर पर या संस्थाओं के स्तर पर हम इस संवैधानिक व्यवस्था को और ज्यादा जवाबदेह और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? सिर्फ अनुच्छेदों को जानना काफी नहीं है, उनके पीछे की भावना और उनके व्यावहारिक अमल पर सोचना भी उतना ही जरूरी है। निश्चित रूप से। ये प्रावधान सिर्फ रटने के लिए नहीं है, बल्कि समझने, उनका विश्लेषण करने और हमारे गणतंत्र को जीवंत रखने के लिए हैं। उम्मीद है ये चर्चा सभी सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी, खासकर जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मुझे भी यही उम्मीद है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और करेंगे उसका गहन विश्लेषण। तब तक के लिए नमस्कार। 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 आज हम संविधान के एक काफी बड़े हिस्से पर, मतलब अनुच्छेद 152 से लेके 395 तक एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये संविधान का वो हिस्सा है जो असल में सरकार कैसे चलेगी, राज्य कैसे काम करेंगे, केंद्र राज्य के रिश्ते, ये सब तय करता है। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। तो कोशिश रहेगी कि इसे आसान तरीके से समझें। कहाँ से शुरू करें? भाग 20 से? हाँ, भाग 20 जो राज्यों के बारे में है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। ये पूरा ढांचा बताता है राज्य सरकार का। अच्छा, तो मतलब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, ये सब इसमें आ जाता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 153 कहता है हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर 154 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां हैं, मतलब राज्य की सारी एग्जीक्यूटिव पावर उसी में है। और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। फिर अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं, राज्य के कानूनों के खिलाफ अगर कोई सजा मिली हो तो। और जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होते हैं, वैसे राज्य में? हाँ, उनके लिए अनुच्छेद 165 है, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। हाँ, राज्य सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार। ठीक है। और विधानमंडल जब सेशन में ना हो तब कानून की जरूरत पड़े तो? उसके लिए अनुच्छेद 213 है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अस्थायी कानून जिसकी वही ताकत होती है जो विधानसभा के कानून की। और न्यायपालिका? राज्य स्तर पर अनुच्छेद 214 हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की व्यवस्था करता है। हाँ। और 215 बहुत महत्वपूर्ण है, ये हाई कोर्ट्स को अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाता है। अभिलेख न्यायालय, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझाएंगे? हाँ,
मतलब उनके जो फैसले हैं वो रिकॉर्ड रखे जाते हैं और नीचे की अदालतों के लिए नज़ीर प्रेसिडेंट का काम करते हैं। और दूसरा, अगर कोई अदालत की अवमानना करे, मतलब जानबूझकर आदेश न माने या अपमान करे, तो हाईकोर्ट उसे सजा दे सकता है। अच्छा, और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए हाईकोर्ट की क्या भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश वगैरह। न सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए, बल्कि किसी और कानूनी अधिकार के हनन पर भी। ये तो बहुत व्यापक शक्ति है। बिल्कुल। और जिला स्तर की अदालतों का क्या? वो भी इसी भाग में है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में है और 235 कहता है कि जिला अदालतों और बाकी निचली अदालतों पर हाईकोर्ट का नियंत्रण रहेगा। तो मतलब भाग 6 राज्य स्तर पर पूरी सरकारी मशीनरी सेट कर देता है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सब। सही कहा। अब भाग 6 के बाद आता है भाग 7, अनुच्छेद 238। हाँ, लेकिन ये तो अब है नहीं शायद। बिल्कुल। इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 से हटा दिया गया था। ये पहले राज्यों की बी कैटेगरी से जुड़ा था, जो राज्यों के पुनर्गठन के बाद खत्म हो गई, तो ये अब लागू नहीं होता। तो हम सीधे भाग 8 पर चलें, अनुच्छेद 239 से 242। ये किसके बारे में है? ये है संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन के बारे में। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार वगैरह। इनका प्रशासन कैसे चलता है? ये तो सीधे केंद्र के नीचे आते हैं ज्यादातर। हाँ, राष्ट्रपति एक प्रशासक नियुक्त करते हैं जिन्हें उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त कहा जा सकता है। संसद कानून बनाकर कुछ यूटीज में विधानसभा और मंत्रिपरिषद भी बना सकती हैं, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में है। समझ गए। अब आते हैं जमीनी स्तर के लोकतंत्र पर। भाग 9, पंचायतें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243O तक। इसे 73वें संशोधन 1992 से जोड़ा गया और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा की बात है। गांव के सभी मतदाता मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। और 243B में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अनिवार्य की गई। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, जिला परिषद। और शहरों के लिए भी ऐसा ही कुछ है? हाँ, उसके लिए है भाग 9A, अनुच्छेद 243P से 243ZJ तक। इसे 74वें संशोधन 1992 ने जोड़ा। ये नगर पालिकाओं यानी म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत वगैरह। तो ये दोनों भाग स्थानीय स्वशासन की नींव है। एकदम सही। सत्ता का विकेंद्रीकरण। फिर एक और भाग है इसी से जुड़ा हुआ, भाग 9B। हाँ, ये किसके बारे में है? भाग 9B अनुच्छेद 243HZ से 243ZT तक। ये 97वें संशोधन 2011 से आया और सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित हैं। उनके गठन, काम करने के तरीके, लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, सहकारी समितियां। ठीक है। इसके बाद भाग X? भाग X है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। अनुच्छेद 244 और 244A। इसमें क्या खास है? अनुच्छेद 244 में दो तरह के क्षेत्रों की बात है। एक तो 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र जो कई राज्यों में है, जहां जनजातीय सलाहकार परिषद बनती है। दूसरे 6ठी अनुसूची वाले क्षेत्र असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के कुछ जनजातीय इलाके, जहां स्वायत्त जिला परिषदें बनती हैं। मकसद है इनकी विशेष संस्कृति और हितों की रक्षा करना। ये विविधता को सहेजने की कोशिश है। अब आता है वो हिस्सा जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, भाग 11। हाँ, अनुच्छेद 245 से 263 तक। ये भारत के संघीय ढांचे की जान है। ये बताता है कि कानून बनाने की शक्ति विधायी और प्रशासन चलाने की शक्ति प्रशासनिक केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बटेगी। यहीं पर वो सूचियां आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची। बिल्कुल। अनुच्छेद 446 7वीं अनुसूची की बात करता है, जिसमें 3 लिस्ट हैं। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, इस पर सिर्फ संसद कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, इस पर सामान्यतः राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं, जैसे पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य। समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, इस पर संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन। और अगर दोनों ने कानून बना दिया समवर्ती सूची पर और उनमें टकराव हो गया तो संसद का कानून मान्य होगा।
अनुच्छेद 254 ये कहता है, ये केंद्र को थोड़ा मजबूत बनाता है। और प्रशासनिक संबंध, मतलब काम कैसे चलेगा? उसके लिए भी प्रावधान है। जैसे अनुच्छेद 256 कहता है कि राज्य अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग ऐसे करेंगे कि संसद के कानूनों का पालन हो। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद इंटरस्टेट काउंसिल की स्थापना की बात करता है, ताकि राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय बना रहे। ये संतुलन बनाए रखना तो मुश्किल काम लगता है। हाँ, ये भारतीय संघवाद की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब शक्तियों के बाद आता है वित्त का मामला, भाग 12। हाँ, पैसा। अनुच्छेद 264 से 300A तक। हाँ, इसमें क्या महत्वपूर्ण है? बहुत कुछ। अनुच्छेद 266 भारत की समेकित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और राज्यों की समेकित निधियों की बात करता है। सरकार को जो भी पैसा मिलता है टैक्स वगैरह से, वो इसी में जमा होता है। और इससे खर्च करने के लिए संसद या राज्य विधानमंडल की मंजूरी चाहिए, विनियोग अधिनियम अप्रोप्रिएशन एक्ट के जरिए। बिना मंजूरी के एक पैसा खर्च नहीं हो सकता। इसी में लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट भी है, जिसमें पीएफ वगैरह का पैसा होता है। इसके लिए संसद की मंजूरी नहीं चाहिए होती। और एक आकस्मिकता निधि भी होती है। हाँ, अनुच्छेद 267 कंटिजेंसी फंड, ये राष्ट्रपति केंद्र के लिए या राज्यपाल राज्य के लिए के पास रहती है, ताकि अचानक कोई जरूरत आ जाए तो पैसा निकाला जा सके। बाद में संसद विधानमंडल से अनुमोदन लेना होता है। और वित्त आयोग, अनुच्छेद 280, ये तो बहुत सुना है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। हर 5 साल पर राष्ट्रपति एक वित्त आयोग बनाते हैं। इसका मुख्य काम है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से होने वाली कमाई का बंटवारा कैसे हो और राज्यों को कितना अनुदान ग्रांट सेनेट दिया जाए, इसकी सिफारिश करना। ये वित्तीय संघवाद की रीढ़ है। और इसी भाग में है अनुच्छेद 300A, संपत्ति का अधिकार। इसकी क्या कहानी है? हाँ, ये पहले मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 19 1F और 31 के तहत, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ने इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। क्यों हटाया गया था? जमींदारी उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक सुधारों को लागू करने में ये अधिकार आड़े आ रहा था, तो इसे भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत डाल दिया गया। अब ये एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अब सरकार संपत्ति ले सकती है? मतलब ये कि सरकार बिना कानून के अधिकार के किसी को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकती। कानून बनाना पड़ेगा और आमतौर पे मुआवजा भी देना होगा, लेकिन अब इसके उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, अनुच्छेद 32 के तहत, जैसे मौलिक अधिकारों के लिए जाते। अच्छा, समझ गए। अब अगला भाग 13, व्यापार वाणिज्य के बारे में। हाँ, भाग 13, अनुच्छेद 301 से 307। ये भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 301 कहता है ये सब स्वतंत्र होगा, कोई रोक टोक नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 302 संसद को और 304 राज्यों को अधिकार देता है कि वो जनहित में इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। मकसद है कि पूरा देश एक सिंगल मार्केट बने, राज्यों के बीच आर्थिक बाधाएं ना हो। ठीक है, अब आते हैं उन लोगों पर जो सरकार चलाते हैं, लोक सेवक, भाग 14। बिल्कुल, भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, अनुच्छेद 308 से 323 तक। इसमें लोक सेवकों की भर्ती, सेवा की शर्तें वगैरह आती हैं। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं, IAS, IPS। हाँ, अनुच्छेद 312 बहुत खास है। ये संसद को अधिकार देता है कि वो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। अभी 3 हैं, IAS, IPS और IFS, भारतीय वन सेवा। इनकी भर्ती केंद्र सरकार करती है, UPSC के माध्यम से, लेकिन ये केंद्र और राज्य दोनों के अधीन काम करते हैं। ये तो अनोखी व्यवस्था है। हाँ, ये देश की एकता और प्रशासन में एकरूपता लाने के लिए बनाई गई थी। फिर अनुच्छेद 315 है, जो संघ के लिए UPSC, संघ लोक सेवा आयोग, और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट PSCs की स्थापना करता है। ये आयोग क्या करते हैं? इनका मुख्य काम है सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना और भर्ती करना। अनुच्छेद 320 उनके कार्यों के बारे में बताता है। ये स्वतंत्र संवैधानिक निकाय हैं ताकि भर्ती निष्पक्ष हो। और लोक सेवकों को नौकरी से हटाने के लिए भी कुछ सुरक्षाएं? हाँ, अनुच्छेद 311 उन्हें कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा देता है, जैसे उन्हें हटाने से पहले जांच होगी, अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब इसी से जुड़ा भाग 14A है, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स। हाँ, अनुच्छेद 323A और 323B,
ये 42nd संशोधन 1976 से जोड़े गए। ये ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाए गए, अदालतों से अलग? मकसद था कुछ विशेष तरह के मामलों का निपटारा जल्दी हो और उन मामलों में विशेषज्ञता भी हो। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरणों यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, जो सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े विवादों को सुनते हैं। इससे हाई कोर्ट्स का बोझ कम होता है। और 323B? वो संसद या राज्य विधानमंडल को अधिकार देता है कि वो अन्य मामलों के लिए भी अधिकरण बना सकते हैं, जैसे टैक्स, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक विवाद, जमीन सुधार वगैरह। तो ये एक तरह की विशेष अदालतें हैं। हाँ, कह सकते हैं। हालांकि इनकी न्यायिक स्वतंत्रता और कार्यप्रणाली पर कभी-कभी सवाल उठते रहे। चलिए अब आते हैं लोकतंत्र के सबसे अहम पहलू पर, चुनाव, भाग XV। हाँ, भाग XV निर्वाचन, इलेक्शंस, अनुच्छेद 324 से 329A तक। ये भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। और यहाँ फैसिनेट करने वाली बात यह है कि संविधान बनाने वालों ने कितनी दूरदर्शिता से एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की नींव रखी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अनुच्छेद 324 ये एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना करता है। संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने का सारा काम, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल इसी आयोग के पास है। और वोट कौन दे सकता है? उसके लिए अनुच्छेद 325 और 326। अनुच्छेद 325 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी को मतदाता सूची में शामिल होने से मना नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की गारंटी देता है। मतलब हर नागरिक जो 18 साल या उससे ज्यादा का है और किसी कानून के तहत अयोग्य नहीं है, उसे वोट देने का अधिकार है। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसी वजह से। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं भाग 16 पर, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। हाँ, अनुच्छेद 330 से 342। ये किसके लिए है? ये मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों SCs, अनुसूचित जनजातियों STs और अन्य पिछड़े वर्गों OBCs के हितों की रक्षा और उनके प्रतिनिधित्व के लिए है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में SCs और STs के लिए सीटें आरक्षित करता है। और राज्यों की विधानसभाओं में? उसके लिए अनुच्छेद 332 है। पहले अनुच्छेद 331 और 333 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए भी लोकसभा और विधानसभाओं में मनोनयन का प्रावधान था, लेकिन अब वो खत्म कर दिया गया है। और इन वर्गों के हितों की देखभाल के लिए कोई संवैधानिक निकाय भी है? हाँ, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर SCs और अनुच्छेद 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर STs का प्रावधान है। ये उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करते हैं। और OBCs के लिए? अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं। मंडल आयोग इसी के तहत बना था। ठीक है, अब आते हैं एक और संवेदनशील मुद्दे पर, भाषा, भाग 17 राजभाषा। हाँ, भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए ये एक जटिल विषय था और संविधान ने एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। क्या है वो संतुलन? अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी, और अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि संविधान लागू होने के 15 साल तक अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामों में जारी रहेगा और संसद कानून बनाकर इसे आगे भी जारी रख सकती है। और वो जारी है अभी तक? हाँ, अनुच्छेद 345 राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने की आजादी देता है। एक या एक से ज्यादा भाषाएं हो सकती हैं या हिंदी को भी अपना सकते हैं। और अदालतों की भाषा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? उसके लिए अनुच्छेद 348 महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि जब तक संसद कानून बनाकर कोई और व्यवस्था ना करे, तब तक सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट्स की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी। कानूनों के प्राधिकृत पाठ, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट्स भी अंग्रेजी में होंगे। और हिंदी के विकास के लिए भी कुछ है? हाँ, अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को निर्देश देता है कि वो हिंदी भाषा के प्रसार और विकास के लिए काम करे, ताकि वो भारत की मिलीजुली संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो ये एक तरह से समन्वय बनाने की कोशिश है। ठीक है, अब आते हैं असाधारण स्थितियों पर। भाग 18 आपात उपबंध। हाँ, इमरजेंसी प्रोविजंस, अनुच्छेद 352 से 360।
ये वो प्रावधान है जो केंद्र सरकार को देश पर आए किसी बड़े संकट से निपटने के लिए असाधारण शक्तियां देते हैं। कितने तरह के आपातकाल है? 3 तरह के। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। ये तब लगता है जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिबेलियन से भारत की सुरक्षा को खतरा हो। ध्यान देने वाली बात है कि पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द था, जिसे 44 में संशोधन ने बदला क्योंकि उसका दुरुपयोग हुआ था। दूसरा, अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। इसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अगर किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहा है तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा राष्ट्रपति वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तीसरा, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो तो इसे लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 का तो काफी इस्तेमाल हुआ है और विवाद भी हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। इसका राजनीतिक दुरुपयोग होने के आरोप लगते रहे हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई मामले में इस पर कुछ सीमाएं भी लगाई हैं। और अच्छी बात यह है कि अनुच्छेद 360 वाला वित्तीय आपातकाल आज तक कभी नहीं लगा। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए क्या सुरक्षा उपाय हैं? अब इसके लिए सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह काफी नहीं है, पूरे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश जरूरी है। और इसे लागू करने के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से मंजूरी लेनी होती है। ठीक है, अब कुछ मिले-जुले प्रावधान। भाग 19। हाँ, भाग 19 प्रकीर्ण, मिसलेनियस, अनुच्छेद 361 से 367 तक। इसमें कई अलग अलग तरह की बातें हैं। जैसे अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को कुछ विशेषाधिकार देता है। उनके कार्यकाल के दौरान उन पर कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती और दीवानी कार्यवाही भी नोटिस देने के बाद ही हो सकती है। अच्छा, और केंद्र द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन करने में असफल रहती है तो राष्ट्रपति ये मान सकते हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब वो भाग जो संविधान को बदलता है, भाग XX। हाँ, संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ एक अनुच्छेद है इसमें, 368। ये बताता है कि संसद कैसे संविधान में बदलाव कर सकती है। क्या प्रक्रिया है? 3 मुख्य तरीके हैं। इस पर निर्भर करता है कि संविधान के किस हिस्से को बदलना है। 1. साधारण बहुमत से। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो संसद अपने सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया से बदल सकती है। 2. विशेष बहुमत से। ज्यादातर प्रावधानों को बदलने के लिए संसद के हर सदन में कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए। 3. विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन। कुछ प्रावधान जो संघीय ढांचे से जुड़े हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, केंद्र राज्य विधायी शक्तियों का बंटवारा, खुद अनुच्छेद 368, इन्हें बदलने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों की सहमति भी जरूरी है। तो संसद सब कुछ बदल सकती है? नहीं, यहीं पर केशवानंद भारती केस 1973 आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। मूल ढांचा क्या है ये कोर्ट समय समय पर बताता है, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण वगैरह। ये तो बहुत बड़ा सिद्धांत है संविधान की आत्मा को बचाने के लिए। बिल्कुल। अब आते हैं भाग 21 पर, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, अनुच्छेद 369 से 392। इसमें क्या है? इसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जो संविधान लागू होते समय कुछ समय के लिए जरूरी थे या कुछ राज्यों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं उनकी खास जरूरतों को देखते हुए। जैसे अनुच्छेद 370? हाँ, अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रावधान था जिसने उसे विशेष दर्जा दिया था। हालांकि 2019 में इसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए और वो विशेष दर्जा अब प्रभावी नहीं रहा। और दूसरे राज्यों के लिए भी विशेष प्रावधान है? हाँ, अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष विकास बोर्ड बनाने का प्रावधान है। फिर 371A नागालैंड, 371B असम, 371C मणिपुर, 371D आंध्र प्रदेश तेलंगाना, 371E आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, 371F सिक्किम, 371G मिजोरम, 371H अरुणाचल प्रदेश, 371I गोवा और 371J कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए अलग अलग विशेष प्रावधान हैं। ये उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं। बाप रे, इतने सारे! ये तो बहुत विस्तृत है। हाँ, ये भारत की विविधता को दर्शाता है। अब हम पहुंच गए हैं आखिरी भाग पर, भाग 22।
अनुच्छेद 393 से 395, इसमें क्या है? ये समापन का भाग है। अनुच्छेद 393 संविधान का संक्षिप्त नाम बताता है, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये लागू कब हुआ? अनुच्छेद 394 बताता है कि कुछ अनुच्छेद जैसे नागरिकता, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति की शपथ से जुड़े 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, जिस दिन संविधान सभा ने इसे अपनाया था। बाकी पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और आखिरी अनुच्छेद 395। अनुच्छेद 395 दो पुराने कानूनों को निरस्त यानी खत्म करता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935। इनके खत्म होने से भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून बन गया। तो ये था अनुच्छेद 152 से 395 तक का सफर, राज्यों की व्यवस्था से लेकर आपातकाल, संशोधन और संविधान के लागू होने तक। वाकई हमारा संविधान बहुत व्यापक और गहरा है। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? मेरे हिसाब से यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अनुच्छेद सिर्फ नियम नहीं है, ये वो मशीनरी है जिससे हमारा देश चलता है। इसमें शक्तियों का संतुलन है, चेक एंड बैलेंस हैं, अलग अलग संस्थाओं की भूमिकाएं तय की गई हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक जटिल और विविध देश को एक संवैधानिक ढांचे में बांधने की कोशिश की गई है। हाँ, और ये सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि एक नागरिक के तौर पर भी समझना जरूरी है कि हमारा देश कैसे काम करता है। बिल्कुल। सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाती हूँ। संविधान तो बन गया, लेकिन असल चुनौती तो उसे जीने में है ना? समय के साथ इसकी व्याख्याएं कैसे बदलती हैं, कानून कैसे लागू होते हैं और आम इंसान की जिंदगी पर उसका क्या असर पड़ता है। शायद ये सवाल ही इसे एक जीवंत दस्तावेज बनाए रखते हैं। सही कहा, इस पर सोचना जरूरी है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ। सीखते रहें।